हे गाइस, हेलो एवरीवन। मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने नाउन का वीडियो कंप्लीट कर लिया है। 3 वीडियो मैंने नाउन पे बनाया जिसमें लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक के वीडियो ना देखा हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपके पास वो सारे वीडियोज़ हैं, वहाँ से उस लिंक पर जाएँ और सारे वीडियोज़ पहले देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स मैंने वहाँ पे नाउन के रखे हुए हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने शुरू करना है प्रोनाउन। प्रोनाउन पे मैंने आज काफ़ी लोगों ने मुझसे डिमांड किया कि सर कुछ रूल्स भी रिटन फॉर्म में अगर मिल जाए तो रिवीजन करने में पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो मैंने आज आपके लिए रूल्स पे लिख दिया है, शॉर्टकट में लिखा है लेकिन लिख दिया है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको इसको। ठीक है, शुरुआत करेंगे प्रोनाउन का पहला प्रकार जिसे हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो जब भी 2 या 2 से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आएंगे तो उन्हें 231 के फॉर्म में रखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है वही आपका पर्सनल प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी है, ठीक है ना। सेकंड में आपका यू है, थर्ड में ही, सी, इट और दे है। ठीक है, इनका सब्जेक्टिव होता है, पॉजेसिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, तो जो ऑर्डर होगा वो 231 होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में रिग्रेट, अफसोस, कोई भी ब्लेम की बात आ जाती है तो 123 होता है। क्या होता है? 123 के ऑर्डर में रखते हैं, लेकिन सामान्यतः सेंटेंस में 231 होता है। अगला नियम है कि इज़ एम आर वॉज वर के बाद अगर प्रोनाउन आता है, इज़ एम आर वॉज वर के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वह किस केस में होगा? वह सब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जीरंड के पहले अगर कोई भी प्रोनाउन आपका आ जाता है, ठीक है, जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले अगर कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वो पॉजेसिव, पॉजेसिव मतलब माई, आवर, हिज, यो। ठीक है, अगला नियम है लेट बिटवीन एक्सेप्ट के बाद कोई भी, लेट बिटवीन एक्सेप्ट या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब एट, ऑन, इन, विथ, ठीक है, इनके बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, अगला जो नियम है वो है इंट्रोड्यूस। कुछ ये वर्ब्स हैं, कुछ स्पेशल आपके ये वर्ब्स हैं, जैसे इंट्रोड्यूस, हेट, लव, हर्ट, अवेल, इंजॉय, ड्रेस, प्रोस्ट्रेट। इन सब के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा वह रिफ्लेक्सिव में होगा। किस केस में होगा? इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो नियम है ये उसी का उल्टा है, कीप, फील, स्टॉप। ये कुछ वर्ब्स आपको याद कर लेने हैं, 2-4 बार पढ़ोगे दिमाग में सेट हो जाएगा। इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता, इनके बाद किया जाता है और इनके बाद नहीं किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन से आपको इतनी बातें याद रखनी है। आई होप आप लोग इतनी बातें याद रखोगे। अच्छा गाइज़, अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए। ठीक है, जितने भी लोग आपकी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आप वीडियोस देख रहे होंगे आप कि मैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं, और जितना भी इम्प्रूव हो सकता है, जितने भी आप डिमांड करते हो मैं उस सारे डिमांड को पूरा करता हूं। तो आपको करना क्या है? मेरे लिए आपको करना इतना ही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। आपके फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सएप, ठीक है ना, हर जगह इसको क्या करिए, आप शेयर करिए। अगला है ईदर और नीदर। ईदर और नीदर के बारे में जान लीजिए, अब एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, तो इसका यूज़ बस 2 लोग के बीच में किया जाता है, संख्या 2 की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो वर्ब और प्रोनाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अगर ईदर और नीदर के बाद कोई भी वर्ब या प्रोनाउन आ रहा है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा। ईदर के बाद अगर कंजक्शन लगाना है तो वो और होता है, और नीदर के बाद अगर कंजक्शन लगाना है तो वो नॉर होता है। जब ये और या नॉर आ जाएगा तब वर्ब ज़रूरी नहीं कि वो सिंगुलर होगा। जब ये और या नॉर नहीं आएगा तब तो वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन जब ये और या नॉर आएगा तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है ये हमेशा इसके बाद वाले नाउन पे डिपेंड करता है। और या नॉर के बाद जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है उसी पे डिपेंड करता है कि वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। यूज़ कितने लोग के बीच में करना है? बस 2 के बीच में करना है। लेकिन जब संख्या 2 से अधिक हो जाएगी तब क्या करोगे? तब आप एनी का यूज़ कर सकते हो, तब आप नन का यूज़ कर सकते हो, तब आप ऑल का यूज़ करते हो। अगर वर्ब सिंगुलर है तो आप एनी और नन का प्रयोग पॉजिटिव में एनी और नन का नेगेटिव में कर सकते हो, और अगर वर्ब आपका प्लूरल है तो आप ऑल का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउन। 2 वाक्यों में संबंध दर्शाते हुए जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ता है उसी को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन।
ठीक है, जैसे यह वही पेन है जो मैंने कल ख़रीदा था, तो पेन का कल से ख़रीदने को कौन जोड़ रहा है? जो। तो यही जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी को इंग्लिश में हु, हुम, विच, हुज, दैट कहते हैं। और भी कई वर्ड्स हैं। तो हु और हुम का प्रयोग करते हैं पर्सन्स के लिए। किसी व्यक्ति के लिए आया तो हु और हुम लगाएंगे। सब्जेक्टिव है तो हु, ऑब्जेक्टिव है तो हुम। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब जब वह पर्सन एज ए सब्जेक्ट कार्य करेगा, मतलब जब वह कार्य को करेगा तो वह सब्जेक्टिव होगा, तो हु लगाना। जब उस पर कार्य का प्रभाव पड़ेगा तो वह ऑब्जेक्टिव होगा, उस पर हम क्या लगाएंगे? हुम लगाएंगे। अगला पॉइंट है विच। विच का यूज़ हमेशा नॉन लिविंग के लिए किया जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आ रहा है अगर वह नॉन लिविंग है, ठीक है, कोई एक्शन है, कोई एक्टिविटी है, तो हम लोग विच का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वह है हुज। हुज हमेशा पॉजेसिव। पॉजेसिव मतलब क्या? जिसका, जिसकी, जिसको। अगर ऐसा कुछ आता है तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हुज का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग कब करेंगे? सभी केसेस में। बस नाउन के पहले द सेम, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, एसडीए मतलब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव ओनली, ऐसा कुछ लगा हो तो हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब अगला सवाल ये होता है कि वर्ब कैसा होता है। तो वर्ब कैसा होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पर डिपेंड करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट, मतलब जैसे क्या, हमने लिखा हु के पहले अगर बॉय आया है तो इस बॉय के अनुसार वर्ब लगेगा। अगर बॉय है तो सिंगुलर, बॉयज़ है तो प्लूरल, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो सेंटेंस आएगा वह सिंपल स्ट्रक्चर में होगा। सिंपल कहने का मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तो इतना नियम आपको तो पहले याद कर लेना है। इतने नियम को याद करने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे एक एक क्वेश्चन वीडियो को पॉज करते हुए लगाते रहिए और देखते रहिए। ठीक है। पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। ओके। तो जॉन, आई एंड हरी, तो आपने देखा जितने भी ये नेमिंग होते हैं सारे थर्ड पर्सन के होते हैं। राम, श्याम, जॉन, ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। और ये आपका फर्स्ट पर्सन, लेकिन ऑर्डर क्या होगा? 231। सेकंड पर्सन है नहीं, इसका मतलब पहले थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब जॉन, हरी एंड आई। सही सेंटेंस क्या होगा? जॉन, हरी एंड आई। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दे आर सेइंग दैट आई, ही एंड यू, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। क्रम क्या होगा? 231। तो क्या हो जाएगा? यू, ही एंड आई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। लेट हिम एंड आई गो टू मुंबई टुगेदर फॉर अ वीक। तो आप सभी को पता है लेट, बिटवीन, एक्सेप्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लेट, बिटवीन, एक्सेप्ट या कोई भी प्रीपोजिशन, ऑन, इन, एट, फॉर, है ना, इनके बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। हिम तो ही का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या होना चाहिए? मी का यूज़ होना चाहिए था। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दे ऑल आर देयर बट सी, सो गो, कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे शायद क्वेश्चन में, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। आई, यू एंड ही मस्ट ऑफर असिस्टेंस टू डू, ठीक है, डाउन ट्रोडन, सेड वन ऑफ द बॉयज स्टैंडिंग बाय हिम। तो आपको दिख गया सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो यू, ही एंड आई। ठीक है। सही लाइन क्या होगा? यू, ही एंड आई, फर्स्ट पर्सन में एरर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट आई वुड नेवर डू दैट इफ़ आई वर हिम। अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा, इज़, एम, आर, वॉज, वर के बाद प्रोनाउन जब भी आएगा वह सब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है। तो हिम की जगह पर क्या होगा? ही का प्रयोग किया जाएगा। बोलिए सभी को समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7। इट वॉज हिम हु हैड, तो इज़, एम, आर, वाज, वर के बाद प्रोनाउन किस केस में होता है? सब्जेक्टिव केस में होता है। तो जहाँ हिम लिखा हुआ है वहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? ही का प्रयोग करेंगे। सभी को बात समझ में आ रही है ना भाई? चलिए अगला क्वेश्चन 1 के बारे में है। 1 के बारे में थोड़ा सा आप जान लो। 1 आपका सब्जेक्टिव है, वंस आपका पॉजेसिव होगा और 1 ही आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है। ठीक है। तो 1 मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज, ही अगर यहाँ सब्जेक्ट ही होता तो हिज सही होता, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे 1 है तो यहाँ हिज नहीं वंस होगा। क्या होगा? वंस का प्रयोग किया जाएगा। बोलिए सबको बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन।
वन शुड मेक हिज बेस्ट, सब्जेक्ट वन है तो वंस होगा, क्या होगा, वंस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देम वर वेरी डिसिप्लिन्ड, देखो ये वर्ब है, ये आपका वर्ब है, और वर्ब के पहले जो हमारा आता है ये सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ देम नहीं, यहाँ दे होगा, देम आपका ऑब्जेक्टिव है। तो दे वर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड क्वाइट व्हेन द न्यू टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ यू एंड आई हु आर टू बी ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। तो इज एम आर के बाद प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होता है, सही है, प्रोनाउन प्लूरल इनके अनुसार, वर्ब ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट, पॉइंट तो बिल्कुल सही लग रहा है, तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इट्स अ लॉन्ग वे होम सो लेट्स हैव सम टी हियर। ठीक है, आई और वी गेट टायर्ड, ये ऑब्लिक है। ठीक है, आपको बताना है ये क्वेश्चन कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 12 आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा विथ एक्सप्लेनेशन। टाइपिंग बिल्कुल सही है, आपको बताना ही है कि इसमें एरर क्या है, एक्सप्लेन किया करिए। जब भी आप क्वेश्चन को जो है एरर बताया करें तो कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करो, जितना आप एक्सप्लेन करोगे ना आपको पॉइंट उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ जाएगा। तो आप सभी लोग कोशिश करिएगा कि इस पॉइंट को आप क्या करें, ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लेन करें, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट में वेट करूँगा। ठीक है, इसका आंसर मैं वही कमेंट में ही दे दूँगा आपको, आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगा वहाँ पे आपने सही कमेंट किया है या गलत किया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ही आंसर्ड मोर क्वेश्चंस देन मी। देखो कभी भी कंपैरिजन हो देन के साथ या एज के साथ या सो एज के साथ, जब भी कंपैरिजन होगा तो याद रखिएगा जिस प्रोनाउन से कंपैरिजन किया गया है उसी तरह का प्रोनाउन यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन ही से हो रहा है, किसका, मी का, तो ही आपका सब्जेक्टिव है, तो यहाँ मी ऑब्जेक्टिव है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर ही आपका सब्जेक्टिव है तो ये मी भी आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा। तो कभी भी सेंटेंस में कंपैरिजन दिखे तो देखिएगा लेफ़्ट वाला किससे है, लेफ़्ट वाला जैसा होगा वैसा ही आपका इधर का भी होता है। ठीक है ना, तो ही आपका सब्जेक्टिव है, तो मी की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मी की जगह हम लोग प्रयोग करेंगे आई का, जहाँ मी है वहाँ क्या होगा आपका आई होगा। ही आंसर्ड मोर क्वेश्चन देन आई सो ही मस्ट बी रिवॉर्डेड सम प्राइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एज आई रीच देयर ही टोल्ड मी टू कीप माई सेल्फ। अभी आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा कि फील है ना, मूव, रेस्ट, इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैंने स्टार्टिंग में इसका नियम लिखा हुआ आप देख सकते हो वहाँ से। यू विल टेक दिस मेडिसिन वेन एवर यू फील योर सेल्फ। मैंने बताया कि फील, मूव, रेस्ट 4-6 बार ऐसे बोलोगे ना याद हो जाएगा, के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। सी पोर्शन में आपका एरर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ वेरी इजी टू डू सो आई बिलीव दैट एनी ऑफ द टू मैन। अभी आपको मैंने बताया जब नियम पढ़ा, जब टू लिख दिया है तो आप एनी का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसका प्रयोग करोगे, या तो आप ईदर का प्रयोग करोगे या तो आप नीदर का प्रयोग करोगे, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस इसलिए ईदर का प्रयोग किया जाएगा। एनी कहाँ लगता अगर वहाँ पे 3, 4, 5 या केवल मैन लिखा होता। ठीक है, तो हम लोग एनी का प्रयोग कर सकते थे। ओके, पॉइंट क्लियर है सबको। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, इतना मेरे बताने के बाद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ बिना आप शर्म किए हुए, बिना डरे हुए आप मुझसे कमेंट में उस क्वेश्चन के बारे में और एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो। इसके लिए आप फ्री हो। अगला क्वेश्चन, नन ऑफ द टू बॉयज़। कितने बॉयज़ हैं, 2। नेगेटिव सेंटेंस है तो नन नहीं क्या लगेगा, नीदर लगेगा। यही संख्या 3, 4, 5 या केवल बॉयज़ लिखा होता तो हम लोग नन का प्रयोग कर सकते थे। वर्ब इसके बाद सिंगुलर सही है, तो ए पोर्शन में एरर था, नन की जगह पर क्या होगा, नीदर का प्रयोग किया जाएगा। लिखा है नीदर ऑफ द 3 सिस्टर्स।
तो क्या 3 के साथ नीदर का यूज़ किया जा सकता है? तो आपका जवाब आएगा जी नहीं। यहाँ पर अब हम लोग क्या लगाएंगे? नन लगाएंगे। एक बार वर्ब चेक कर लिया करना, वर्ब प्लूरल होगा तो नन नहीं लगाते, वर्ब सिंगुलर है तो नन बिल्कुल सही है। तो ए पोर्शन में एरर होगा, क्या होगा? नीदर की जगह नन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ईदर ऑफ द 5 टीम्स। क्या आप इधर लगा सकते हैं? यहाँ पे 5 टीम्स है तो क्या आप इधर लगाएंगे? जी नहीं। इधर की जगह पे क्या होगा? हाँ, एनी ऑफ द, क्या लगाएंगे? एनी ऑफ द 5 टीम्स में विन एज सेड बाय द CEO ऑफ द IPL इन द मीटिंग लास्ट नाइट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। नीदर के बाद कंजक्शन आया है नॉट, बिल्कुल सही है। राजेंद्र, रमेश और राजेंद्र के बीच में 2 लोग थे, ये भी पॉइंट सही है। वर्ब बाद वाले पे आएगा, राजेंद्र आपका सिंगुलर है, वर्ब भी बिल्कुल सही है। प्रोनाउन भी इसी राजेंद्र पे ही आएगा। वर्ब और प्रोनाउन दोनों अगर और या नॉर आया तो बाद वाले पे ही लगता है। तो वर्ब सिंगुलर था तो ये प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। राजेंद्र के हिसाब से देयर की जगह पर क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। राजेंद्र मतलब ही, और ही का पॉजेसिव क्या हो जाएगा? हिज होता है। ठीक है ना, सभी को पॉइंट समझ में आ रहा है? इन सब क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में प्रोनाउन से। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर होता है, जितने नियम बताऊंगा बस उतना पढ़ लेना। ठीक है, प्रोनाउन से कभी गलती नहीं होगी आपकी। सुनील रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू ऑपरेट द न्यू मशीन। अब आप इसकी हिंदी पढ़ोगे ना, ये जो आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट लगा है, जब आप पढ़ोगे सुनील रिफ्यूज टू एडमिट दैट, मतलब उसने इनकार कर दिया या स्वीकार करने से। ही डिड नॉट नो, ये वह नहीं जानता। व्हाट टू ऑपरेट द मशीन, न्यू मशीन, कि नए मशीन को कैसे चलाया जाता है। क्या चलाया जाता नहीं होगा, क्या होगा? कैसे चलाया जाता है। और कैसे के लिए क्या लगता है यहाँ पे? हाउ लगता है। ही डिड नॉट नो हाउ टू ऑपरेट द न्यू मशीन। ठीक है, तो व्हाट की जगह यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? हाउ का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? क्या आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, ऐसे ही करोगे तो ही करने में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। वी हैव मेनी रूम्स इन आवर हाउस बट सेवरल ऑफ विच हैव नॉट बीन इन यूज़ फॉर ईयर्स। देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो कह रहा है वी हैव मेनी रूम्स, पहले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। इन आवर हाउस, ये भी सही है। बट सेवरल ऑफ विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव, तो प्रश्न तो पूछ नहीं रहा है। रिलेटिव होगा तो जो, जिसका, जिससे ऐसा कुछ आएगा। तो पढ़ के देखिए, हमारे पास कई रूम्स हैं। ठीक है, और उनमें से कई जो है अभी तक यूज़ नहीं। कहीं ऐसा कुछ है कि संबंध दर्शाया जा रहा है 2 सेंटेंस में? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक सेंटेंस है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जहाँ बताया जा रहा है कि हमारे पास कई रूम है, उनमें से कई अभी तक यूज़ नहीं किए गए। तो ये जो विच आया ये रूम्स के लिए आया है, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? चाहे लिविंग प्लूरल नाउन हो, चाहे नॉन लिविंग का प्लूरल नाउन हो। बॉयज़ है तब भी, रूम्स है, बुक्स है तब भी हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं दे का। तो यहाँ ऑफ है तो ऑफ एक प्रीपोजिशन है, तो यहाँ दे नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव लगता है, तो हम लिखेंगे देम। समझ रहे हैं? कोई भी प्लूरल नाउन, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर उसके लिए प्रोनाउन लाना है तो हम लोग दे के केस का लाते हैं। सब्जेक्टिव है तो दे, पोजेसिव है तो देयर, ऑब्जेक्टिव है तो देम। तो अब कैसे पहचानेंगे क्या है? तो ऑफ लगा है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लेट, बिटवीन, एक्सेप्ट या कोई भी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसलिए दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, अगले पे चलते हैं। व्हेन आई हियर्ड फुट स्टेप्स, जब मैंने सुना पाँव की आवाज़, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, आई वॉज स्कैर्ड, मैं डर गया, दैट आई वुड बी अटैक्ड, कि मेरे ऊपर अटैक किया जा सकता है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर। अगला क्वेश्चन, आवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेंड देन दैट ऑफ एनिमीज़। किससे? एनिमीज़ के लिए दैट का प्रयोग किया गया है। एनिमीज़ आपका प्लूरल है, और दिस और दैट जब भी यूज़ किए जाएंगे तो ये सिंगुलर के लिए किए जाएंगे। प्लूरल के लिए दीज और दोज आता है। क्या आता है? दीज और दोज। तो यहाँ दैट नहीं दोज होगा, क्या होगा? दोज। दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज होता है, लिख लीजिएगा। तो दैट ऑफ एनिमीज़ की जगह पे क्या होगा?
दोज ऑफ एनिमीज़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। थोड़ा बड़ा है बट बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। डिमांड्स फॉर डीजल कार्स विच हैज़ बीन on the rise for the last few years may dip as the government is increasing the price of the fuel, bringing it closer to that of petrol। जरा देखो यहाँ पे, डिमांड फॉर डीजल कार्स, जो डीजल कार्स की जो डिमांड है, विच हैज़ बीन ऑन द राइज, जो कि है ना, इस कार को इस वाक्य से जोड़ा जा रहा है। डीजल कार की मांग क्या हो गई है, बढ़ गई है। कौन जोड़ रहा है इन दोनों चीज़ों को, विच। रिलेटिव प्रोनाउन कौन जोड़ रहा है, विच। ठीक है, तो देखते हैं पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन जो आया है वो सही है कि नहीं। तो कार नॉन लिविंग है, विच एकदम सही है। इसके बाद जो वर्ब आएगा, मैंने कहा था इस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पे डिपेंड करेगा। कार्स आपका प्लूरल है, यहाँ हैज़ नहीं, क्या लगेगा आपका, हैव लगेगा। हैज़ की जगह पे क्या लगेगा, इतना बड़ा सा सेंटेंस, इतना छोटा सा एरर। ठीक है, नियम मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया है। ऑल दोज हुम, अब दोज मतलब पर्सन, तो पर्सन के लिए हम लोग हु या हुम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हु या हुम। सब्जेक्ट है तो हु, ऑब्जेक्ट है तो हुम। चेक करते हैं क्या है। ऑल दोज वर एट द कंसर्न, है ना, मतलब जो कंसर्न जो हो रहा था वहाँ जितने लोग मौजूद थे, तो मौजूद होने का काम इन्हों लोगों ने किया, तो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है आपके सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के लिए हम लोग हु का प्रयोग करेंगे, ना कि हुम का। ऑल दोज हु वर एट द कंसर्ट कुड नॉट स्टॉप प्रेजिंग हर परफॉर्मेंस। ठीक है ना, तो ये सारे सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, इसलिए हुम की जगह क्या लगाएंगे, हु का प्रयोग करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। द टू सिस्टर साउटेड एट वन अनदर, इसके बारे में जान लीजिए। ईच अदर का प्रयोग करेंगे जब दो लोग होंगे। ठीक है, ईच अदर है ना, ईच अदर का प्रयोग दो के बीच में, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के बीच में। ठीक है, और एक शब्द होता है एनी अदर। एनी अदर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में, चाहे दो या चाहे दो से अधिक हो, कुछ भी हो। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो एनी अदर। पॉजिटिव सेंटेंस में दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। तो कितने सिस्टर्स थे, दो थे, तो क्या वन अनदर लगेगा, नहीं लगेगा। क्या लगेगा, ईच अदर लगेगा। ठीक है, बी पोर्शन में एरर था। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, आपको बस नियम का ध्यान देना है। द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड द पावर कॉर्पोरेशन टू compensate a complaint for the inconvenience and mental agony who he had। अब who होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, किसके लिए आया, मेंटल अगोनी, एक मानसिक अवस्था। क्या ये लिविंग है, क्या ये पर्सन है, नहीं है, तो आप यहाँ हु का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अ मेंटल अगोनी विच ही हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ द पावर ऑफिशियल्स इरिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में एरर था, सी पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 29, वीडियो को पॉज करके आप एक बार ज़रूर कोशिश किया करो क्वेश्चन के। द यूनिवर्सिटी हैज़ ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द लीक, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही लग रहा है। एंड फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमेटी हु विल हैव टू, जो कि है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका आ गया, किसके लिए आया, कमेटी के लिए। क्या कमेटी लिविंग है, नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, विच। नॉन लिविंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग किया जाता है। इंक्वायरी कमेटी विच विल हैव टू सबमिट इट्स प्राइमरी रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। सभी को समझ में आ रहा है भाई, हाँ, समय हो रहा है। अगर आप टाइम देखिए तो रात के 1 बज चुके हैं और रात के 1 बजे मैं आपके लिए जग के ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि दिन में सैटरडे संडे सभी लोग घर पे होते हैं, बहुत आवाज़ होती है, दिन भर बच्चे शैतानी करते रहते हैं, तो दिन में वीडियो बनाना बड़ा ही मुश्किल था। किसी तरह से मैंने वोकैब्स का वीडियो बनाया। ठीक है, और अभी रात के 1 बज रहे हैं लेकिन मैं आपके लिए जग कर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी अपने लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, मुझे क्या, मेरी इंग्लिश तो ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है कि मैं कोई भी पेपर देने जाऊँ तो 50 में 45 से अधिक ही आएगा।
इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है कि इतना मैं ला सकता हूँ ईज़िली, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। अब बारी आपकी है, करना आपको है। मैं जैसे बताऊंगा बस आप वैसे करते जाओ। वोकैब्स का भी तरीका मैंने आज बता दिया है, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो ना देखा उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक। आप जाइए वोकैब उस तरह से पढ़िए, बहुत कुछ इम्प्रूव होगा उस तरह से पढ़ने से। बस मैं जैसे बता रहा हूँ आप करते तो जाओ, फिर देखना इंग्लिश कितना ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट द ग्रास एज ग्रोज, घास जो कि उगता है। तो ग्रास के बाद आप, नॉन लिविंग है ग्रास, तो यहाँ पे आप एज का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। इट इज़ ऑब्वियस दैट द ग्रास विच ग्रोज इन द लॉन, जो कि लॉन में उगता है, ठीक है। तो यहाँ एज की जगह पर क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग किया जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द टीचर एज टीचर्स अस इंग्लिश ग्रामर, टीचर जो कि हमें पढ़ाते हैं, ये टीचर जो हमें पढ़ाता है, तो इस टीचर को पढ़ाने से जोड़ा गया है, तो यहाँ एज नहीं क्या लगेगा, हु लगेगा। पर्सन है, टीचर पढ़ाने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट है, इसीलिए हु का प्रयोग करेंगे। द टीचर हु टीचर्स अस इंग्लिश ग्रामर टीचर्स अस वेल एंड मेक अस लर्न ऑल द रूल्स वेरी ईजिली, ठीक है। तो आज का वीडियो अब यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। साथ में मैंने आपको कुछ नियम भी बताए हैं, उसको आप और एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। कल प्रोनाउन का पार्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एक क्वेश्चन मैंने पूछा, शायद क्वेश्चन नंबर 12 था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने आपसे पूछा है ना, हाँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जिसके बारे में पूछा गया है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपके आंसर का मैं वेट करूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इसमें इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।